गर्भवती। सुनीता का उसके पति से लड़ाई हो जाता है। सुनीता अपने पति रोहित से बोलती है, रोहित तुम्हें अब कुछ करना होगा, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। तब रोहित बोलता है, सुनीता मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हर जगह ठोकर खा रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। सुनीता बोलती है, कोशिश तुम बस बहाने बनाते हो, बच्चा आने वाला है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब रोहित बोलता है, सुनीता मुझको दोष मत दो, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। सुनीता ने गहरी सांस ली और अपना सर पकड़ा और फिर जोर से चिल्लाई। सुनीता बोली, बस मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। रोहित ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। गर्भवती होने के बावजूद भी सुनीता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने तय किया वह अपने मायके अपने गांव जाएगी। वह ऑटो स्टॉप के पास जाकर ऑटो का इंतजार करने लगी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह रो रही थी और अपने मन में सोच रही थी, क्या मैंने गलत किया, लेकिन मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। माँ के पास ही शांति मिलेगी। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था और बारिश में भीगते हुए उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। रात का समय था और सुनसान ऑटो स्टॉप, हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। सुनीता गर्भवती और परेशान आखिरी ऑटो में चढ़ती है। वह सीट पर बैठ जाती है। ऑटो लगभग खाली था। तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलकर सुनीता के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। उस औरत को देखकर सुनीता को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटी इस सुनसान रात में कहाँ जा रही हो। तब सुनीता बोलती है, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। फिर वह औरत बोलती है, रात में गर्भवती औरतों को नहीं घूमना चाहिए। सुनीता बोलती है, जाना जरूरी है, आप कौन हैं? फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, मैं बस एक मुसाफिर हूँ, तू मुझसे कुछ छिपा रही है ना। सुनीता बोलती है, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। सुनीता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह बाहर देखने की कोशिश करती है। बुजुर्ग महिला की नज़रें उसी पर टिकी है। तभी बुजुर्ग महिला अपने थैले में से एक फल निकालती है और सुनीता की ओर बढ़ाती है। वह बुजुर्ग औरत बोलती है, ले खा ले, तुझे सुकून मिलेगा। तभी सुनीता बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वह बुजुर्ग महिला बोलती है, ले खा ले बेटी, रास्ता थोड़ा लंबा है। सुनीता उससे डरते हुए फल को ले लेती है और खा लेती है। उसका गला सूखने लगता है। उसको महसूस होता है फल का स्वाद थोड़ा अजीब है। ऑटो धीरे धीरे चल रहा है। सुनीता को लगता है कोई और भी मौजूद है उस ऑटो में, जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन महसूस हो रहा है। और बुजुर्ग महिला की उपस्थिति उसकी और भी बेचैनी को बढ़ा रहा है। ऑटो करीब 12 बजे गांव के पास रुका। सुनीता ऑटो से उतरी और आसपास देखा, कोई भी वाहन नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। सुनीता पैदल ही गांव के लिए चलने लगी। आगे चलते ही उसको कुछ महसूस होता है, कुछ फुसफुसाहट, जैसे कोई उसको पुकार रहा है। सुनीता बोली, कौन है, कोई है वहाँ, सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद वह फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही फुसफुसाहटें और भी तेज हो जाती है। सुनीता किसी तरह अपने माँ के घर पहुँच जाती है। उसकी माँ चेहरे पर चिंता लिए दरवाजा खोलती है। वह सुनीता को अंदर लेती है और पूछती है, सुनीता इतनी रात में इस हालत में यहाँ कैसे? सुनीता बोलती है, माँ मुझे यहीं आना था और कहीं नहीं। उसकी माँ बोलती है, सुनीता इतनी रात को गर्भवती औरतों को अकेले नहीं चलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। रास्ते में तुम्हें कोई मिला तो नहीं ना? तब सुनीता बोलती है, रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली थी, उसने मुझे एक फल दिया था और मैंने उसको खा लिया। उसकी माँ बोलती है, कैसा फल, तुमको नहीं खाना चाहिए था सुनीता। तब सुनीता बोलती है, वह तो बहुत दयालु थी। तब उसकी माँ बोलती है, सुनीता यहाँ रात में कोई दयालु नहीं होता। घर के अंदर ठंडक बढ़ रही है। बाहर पेड़ों की सरसराहटें और फुसफुसाहटें तेज हो रही है, जैसे कोई सुनीता का नाम पुकार रहा हो। सुनीता की माँ बोलती है, सुनीता तुझको वह फल नहीं खाना चाहिए था, तूने क्यों खाया? तभी सुनीता बोलती है, माँ मुझे कुछ हो रहा है, मेरे गले में कड़वाहट। सुनीता को अचानक से खांसी का दौरा पड़ता है। उसके होंठ सूख जाते हैं और आंखों के नीचे घेरे आ जाते हैं। खांसते हुए सुनीता नीचे गिर पड़ती है और उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। उसकी माँ कहती है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? सुनीता बोलती है, माँ मुझे क्या हो रहा है, मुझको बचा लो। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटी मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तभी अचानक से बाहर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगती है, जैसे कोई सुनीता को बुला रहा हो। सुनीता जमीन पर पड़ी है और उसकी सांसें कमजोर हो रही हैं। उसकी माँ डर से कांपते हुए उसको उठाने की कोशिश करती है। तभी एक भयानक सी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, यह क्या है, कौन है वहाँ? तभी आवाज आता है, तूने मेरा फल खाया सुनीता, अब तू मेरी है। सुनीता बोलती है, माँ मुझे बचा लो। अचानक से कमरे में अंधेरा छा जाता है और एक धुंधली सी परछाई सुनीता पर मंडराने लगती है। उसकी माँ बोलती है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो।
मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी वहाँ से आवाज आता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सुनीता मेरी है और मेरे साथ चलेगी। तभी वह औरत और करीब आ जाती है। तभी सुनीता की माँ बोलती है, सुनीता मेरी बेटी, तू मेरा एक ही सहारा है, मुझको छोड़कर मत जा। ऐ आत्मा, तूने मेरी बच्ची को ही क्यों चुना, इसकी क्या गलती है। तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, मैं भी कभी गर्भवती थी, मेरे भी पेट में एक जिंदगी पल रही थी, लेकिन इस गांव ने मुझे वैश्या बनाकर ठुकरा दिया। मेरी पुकारें अनसुनी रही, मेरे आंसुओं को मेरी लाचारी ने पी लिया, मेरे बच्चे को जीने नहीं दिया गया और मैं अब हर उस औरत को अपने साथ ले जाती हूँ जो रात के अंधेरे में मेरे रास्ते में आती है। वह फल मेरा श्राप था सुनीता, वह मेरी अधूरी ममता का बदला था। अब तू मेरे साथ चलेगी हमेशा के लिए। सुनीता बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो। इतना बोलते ही सुनीता की सांसें थम जाती है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। आत्मा की परछाई उसकी ओर झुकती है और एक हंसी के साथ गायब हो जाती है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, नहीं सुनीता मेरी बेटी, मैं तुझको बचा ना सकी, मुझे माफ कर दो। माँ सुनीता को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द है। यह जानते हुए उस आत्मा को रोक न सकी जो कभी इस गांव की बेबस और लाचार औरत थी। बुजुर्ग कहते हैं, गर्भावस्था में महिलाओं को अकेले रात में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो या तो बांझ थी या गर्भावस्था में मर गई थी। अनजान रास्ता। मेरा नाम पवन है और मेरे साथ यह घटना तब हुई जब मैं 21 साल का था। मेरा गाँव उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुट हिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों में घूमना आम बात है और उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद जब भी मैं उस पहाड़ों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव वापस आया था। मेरी आने की खुशी में मेरे बचपन के 2 दोस्त गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडाई ट्री के नीचे वाले पहाड़ के झरने के पास जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह सफर शुरू कर दिया। वह सफर 8 घंटे का था और रास्ता बेहद खूबसूरत था। आधे से ज्यादा सफर तय करने के बाद थकान और धूप के कारण हमने सोचा थोड़ा आराम कर लें। वह जगह बहुत ही शांत थी और वहाँ कई सारे छोटे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच किया और थोड़ी ही देर में हमारी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक ही मेरे कानों में आवाज आई, पापा, जिससे जब मैं नींद से उठा तो पसीने से भीगा हुआ था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। शाम हो चुकी थी। उस समय वह मुझे बुरा सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सुबह उठने के बाद पहाड़ों पर घूमने की आदत थी, तो हम सफर पर आगे बढ़ गए। हम लोगों ने अपने फोन का टॉर्च जलाया, पर कुछ ही देर में उसकी बैटरी खत्म हो गई। कोई और चारा नहीं था, इसलिए हमने अपने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया। हम कई घंटों से उस रास्ते पर चल रहे थे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और रास्ता पतला होता जा रहा था और हम थे झरने के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार पीछे मुड़ा, मेरे सामने बस पेड़ और झाड़ियां ही थी। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से भटककर दूर आ गए हैं। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे पहाड़ पर आ गए थे। हमारा शरीर थक कर चूर हो गया था। हमने सही जगह देखकर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते समय झाड़ियों से फिर से मुझे वही लड़की की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी लड़की कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का बहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मुझे लगा मेरे शरीर को कोई खींच कर ले जा रहा है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे भयानक दानव जैसा एक आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और तब उस दानव ने गुस्से से पलटकर मुझको देखा और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। तभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं अपने टेंट में ही सोया था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वह अब बुझ चुकी थी, पर अभी सुबह नहीं हुआ था। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था, पर गिरदा वहाँ नहीं था। गिरदा गायब था। मैं टेंट से बाहर निकलकर उसको खोजने लगा कि तभी देव की चीखने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया, तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव आराम से सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसको सब कुछ बताया और तभी टेंट के बाहर हमें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई मुझे उसी भयानक दानव के जैसे लग रही थी जो मुझे सपने में दिखा था। तभी डर के मारे मेरी चीख निकल गई। उस दानव ने अपने नुकीले पंजे से उस टेंट को चीर दिया और अब साफ साफ दिखाई देने लगा था
लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे उसके पंजों के नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। हमने जैसे तैसे करके उस टेंट से भागा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, पर हम भागते रहे। थोड़ी ही दूरी पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता बहुत ही पतला था और हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कुछ नुकीला मेरे शरीर पर चुभ रहा है, लेकिन हम भागते रहे। कुछ दूर बाद जाकर हम झाड़ियों में गिर गए। उस वक्त सब शांत हो गया था। तभी हमें सामने एक गांव दिखाई दिया। हमें अपना जान बचाने के लिए उस गांव तक पहुंचना था। तभी मेरी नज़र देव के शर्ट पर गई। उसके शर्ट से खून बह रहा था और उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर बहुत सारे कट थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमें कोई बुरी तरह नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी जो झाड़ियों के उस पार से आ रही थी। हम अपनी बची कुची जान लगाकर वहाँ से दौड़े और तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान न हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा का भी कोई पता नहीं था। किसी तरह हम उस गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हम बेहोश हो गए। अगली सुबह जब हम उठे तो मैंने देखा हमारे पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी है और हम जिस जगह थे वह मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया जो हमारे साथ हुआ था, तो वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई साल पहले एक आदमी उन तांत्रिकों को काबू करके उनकी शक्तियाँ पाना चाहता था। उस आदमी ने उनकी शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और कई इंसानों की बलि दी और फिर उन्हीं पहाड़ों में कहीं गायब हो गया। लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं वह आदमी अभी भी काली शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ों में अगले शिकार का इंतजार करता है। गांव के मुखिया ने बताया एक लड़की खेलते खेलते वहां चली गई थी। वह अभी तक वापस नहीं आई। माना जाता है उस आदमी की आत्मा ने उस लड़की की बलि दे दी और आज भी वहां कोई जाता है तो उसके साथ यही होता है। उस मुखिया की बात सुनकर हमारा दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन से हमने अपने दोस्त गिरदा को फिर कभी नहीं देखा। उसका सदमा आज भी हमें सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने के लिए नहीं जाता और खुद से मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं पकड़ता जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साया, यह घटना 2014 में इंदौर में घटी थी। उस समय इंदौर में ठंडी का मौसम था और बेहद सर्दी पड़ रही थी। रश्मि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आया और उन्होंने उसे बताया उसके भाई दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने फोन पर कहा दीपक की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई थी और वह बहुत ही जख्मी हालत में है। रश्मि की मां ने उसे फौरन हॉस्पिटल बुला लिया। जिस हॉस्पिटल में रश्मि का भाई भर्ती था वह रश्मि के कॉलेज से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था। वह बिना कुछ सोचे घबराती हुई हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आईसीयू के बाहर रश्मि के परिवार वाले मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। दीपक की हालत बहुत ही सीरियस थी, पर कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर आए तो उन्होंने उसके परिवार वालों को बताया दीपक अब खतरे से बाहर आ चुका है। लेकिन होश आने पर दीपक की दर्द की चीखें हॉस्पिटल के सारे पेशेंट सुन पा रहे थे। दीपक को हॉस्पिटल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया तो रश्मि उसको देखने के लिए उसके रूम में गई। रश्मि को देखते ही दीपक अचानक से गाना गुनगुनाने लगा। रश्मि चेहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप उसके बगल में रखी सीट पर जाकर बैठ गई। रश्मि ने दीपक से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछा, लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है। दीपक, जो कुछ समय पहले दर्द के मारे चीख रहा था, वह अब अपने बेड से उठकर लंगड़ाते हुए खिड़की की ओर चलने लगा। रश्मि ने पूछा अचानक उसे क्या हो गया है। रश्मि के सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और रूम में एक अजीब किस्म का सन्नाटा फैल गया। तभी दीपक ने अपना एक टांग खिड़की पर रख दी और जोर जोर से हंसने लगा। दीपक ने अपना दूसरा पैर भी खिड़की पर रख दिया। रश्मि उसकी तरफ भागी, लेकिन दीपक तब तक नीचे कूद गया था। रश्मि ने डर के मारे तुरंत बाहर जाकर सबको अंदर बुलाया। सबके अंदर पहुंचते ही रश्मि ने देखा उसका भाई अभी कूदा नहीं है, बल्कि खिड़की के पास खड़ा है। यह देखकर रश्मि हैरान रह गई कि तभी दीपक की आवाज़ बदलने लगी और वह अजीब तरह से झटपटाने लगा। यह नॉर्मल नहीं था, मानो जैसे कोई उसको कंट्रोल कर रहा था और वह खाली जगह में किसी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीपक पर किसी का साया आ गया है। शाम को दीपक लगातार बड़बड़ाता रहा।
अगर वह ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रहा तो उसको कोई मार देगा। डॉक्टर के इंजेक्शन देने पर भी वह सो नहीं पा रहा था। दीपक की हालत अब और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। रश्मि की माँ अपने बेटे को इस हालत में देखकर घबरा गई। वह उसे डिस्चार्ज कराकर वापस घर ले गई। करीब 10 घंटे सोने के बाद जब दीपक अपने घर में उठा तो वह एकदम अजीब ढंग से बर्ताव करने लगा। वह घंटों खिड़की के पास खड़ा होकर किसी को देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। रश्मि ने उससे पूछने की कोशिश की कि वह किसको देख रहा है। दीपक ने हाथ से इशारा करके एक जगह दिखाया। उसकी उंगली के सामने उसकी माँ खड़ी थी। दीपक का हाथ उसकी तरफ देखकर उसकी माँ भी डर गई, पर यह किसी को पता नहीं था कि दीपक अपनी माँ के पीछे इशारा कर रहा है। दीपक को अपनी माँ के पीछे किसी औरत का साया नजर आ रहा था। वह धीरे से रश्मि के कान में बोला, वह मुझको लेने आई है। यह सुनकर रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दीपक वहाँ से उठा और भागकर किचन में जाकर बैठ गया। किचन के अंधेरे में बैठकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रश्मि भी भागकर उसके पीछे गई और दीपक से पूछने लगी वह किसके बारे में बात कर रहा है और वह इतने अजीब तरह से क्यों हंस रहा है। दीपक ने धीरे से कहा, मैं नहीं हंस रहा हूँ, वह हंस रही है। पूरा परिवार यह सब बातों को सुन रहा था और वह सब बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी दीपक का हंसना बंद हो गया। अचानक से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। दीपक रश्मि का बाल पकड़कर उसको हवा में लेकर चला जाता है। ऐसा लग रहा था मानो दीपक के ऊपर किसी आत्मा का साया आ गया है। दीपक से रश्मि को छुड़ाने के लिए उसके पिता जाते हैं। तभी दीपक दूसरे हाथ से उनको नीचे ढकेल देता है। दीपक जोर जोर से हंसता है और अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब दीपक की आंख खुलती है तो वह अपने आप को किसी चेयर से बंधा हुआ पाता है और एक पंडित उसके सामने आकर बैठा था। पंडित ने दीपक को देखकर बताया, एक्सीडेंट की जगह से दीपक के साथ कोई और भी आया था, एक लड़की जो उसी रोड पर मर गई थी। अब सबको समझ में आ गया था। दीपक जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वह उसी लड़की की आत्मा थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पंडित ने कहा, पूजन करके मैंने उस लड़की की आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसके बाद पंडित की सलाह पर दीपक को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद दीपक बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन तब भी उसकी अजीब हरकतें बंद नहीं हुई। आखिर में दीपक के परिवार वालों ने एक नए शहर में जाने का फैसला किया। दीपक के परिवार वाले एक नए शहर एक नए घर में शिफ्ट हो गए। जब दीपक नए शहर नए घर में आया तो वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा और वह अब बिल्कुल ठीक है। नए शहर में आने की वजह से उधर रश्मि का भी डर अब दूर हो गया।